जी का प्रेम अमर था, गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से। उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। अगर कोटते की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। दोस्तों, एक बार फिर से गोडसे नाम चर्चा में है। ट्विटर के इस जमाने में आपने कई बार उनके नाम के ट्रेंड को चलते देखा और सुना होगा, और पॉलिटिकल लीडर को भी टीवी चैनल पर डिबेट में गोडसे नाम लेते और देखे सुना होगा। अभी हाल ही में बीजेपी लीडर साध्वी प्रज्ञा के बयान आया था। इस बयान को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि कभी बंद कमरों में होने वाली चर्चा आज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अगर ट्विटर की ही बात करें तो वहाँ एल्डन प्रज्ञा और गोडसे हैशटैग काफ़ी जोरों शोरों से ट्रेंड कर रहा है। फेसबुक पर भी मैंने गांधी को क्यों मारा नाम से होम पेज सुर्खियां बटोर रहा है। गोडसे का एक ऐसा बयान जो उन्होंने गांधी जी के हत्या के मामले में जज के सामने सुनवाई के दौरान दिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कैसा बयान था जिसे सुनने के बाद अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थी। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन ये घटना घटी, संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से 30 जनवरी 1948 के दोपहर तक रहे। मुसलमान जब नाथूराम विनायक ने उनके जीवन का अंत करते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद गोडसे ने प्रशासन के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली में लाल किले पर जब स्पेशल जज के कोर्ट में नाथूराम गोडसे से पूछा गया कि क्या वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो गोडसे ने एक डिटेल स्टेटमेंट के जरिए जज को कुछ सुनाना चाहा। इस स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर आज भी रोक लगाया गया है। चीफ प्रोसिक्यूटर सीके दफ्तर ने गोडसे को कोर्ट में पढ़ने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन इसे उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के बचाव के लिए सबमिट करने की इजाज़त दे दी। जनता इस मामले में शुरू से लेकर अंत तक सभी सच्चाइयों को जानना चाहती थी, लेकिन गोडसे के वकील के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो जज को सेटिस्फाइड कर सके। इसके साथ ही गोडसे ने स्टेटमेंट को कोर्ट में पढ़ने की याचिका को खारिज कर दिया गया। लोग ये जानना चाहते थे कि गांधी जी के हत्यारे गोडसे पर कौन कौन से चार्ज लगाए हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके कहे अनुसार हर राज्य में इस बयान को पब्लिकेशन पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद सरकार ने गोडसे का सारा बयान शिमला हाई कोर्ट में 1949 को दर्ज कराया। गोडसे के कोर्ट में बयान के वक्त मीडियाकर्मी भी कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट को अपने डायरी में नोट करने के लिए तैयार थे। उस समय के कुछ जाने माने लेखकों ने उस समय के हालात, ज़मीनी हकीकत, जजमेंट और उपलब्ध आंकड़ों पर खूब लिखा, क्योंकि वे जानते थे कि वो इतिहास लिखने जा रहे हैं और आज की जनता भी यही पढ़ना चाहती है। उस समय कुछ राइटर ने माहौल के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिखा। पढ़ने वाला ने भी अपनी खुद की राय बना ली थी और असलियत का और अंदाजे के साथ स्टेटमेंट का अपना अपना मतलब भी निकाल लिया था। इस बारे में गोडसे ने खुद कहा था कि कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने मेरे किए गए कामों को लिखा है और एक दिन भविष्य में उसका जरूर जान लेंगे। गोडसे ने जिस लिहाज से इस काम को किया था, वे उस समय कुछ लोगों के लिए परम पूजनीय बन गए थे। गोडसे ने अपने इस बयान को अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे को मीडिया में पब्लिश कराने के लिए कहा था। यह स्टेटमेंट स्टालिन वर्जन में लिखा गया था, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस स्टेटमेंट को 19 सितंबर 1993 को गोडसे द इवेंट नामक बुक में लिखा गया है। अंग्रेजों के हुकूमत के बाद देश के बंटवारे का ऐलान हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लोगों का पलायन जारी था, दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थी, लूटपाट से पूरा मुल्क परेशान था। और ऐसे में गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोध में अपना इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफ़ी मुश्किलें थी और हैदराबाद के निजाम गांधी जी के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे और वो कश्मीर पर अटैक करने के लिए मन बना लिए थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। उस समय वो पाकिस्तान को बचाने के लिए 550 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिए जाने थे।
पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ था। वहीं भारत सरकार कुछ और पैसे को पाकिस्तान को देने से रोक लगा दिया था। जब यह बात गांधी जी को पता चली तो उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी गई। गांधी जी ने सरकार का अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने उस समय भारत में भूख हड़ताल करने की लेकर धमकियां देनी शुरू कर दी और कहा कि पैसे को पाकिस्तान को भुगतान कर दिया जाए। आखिरकार 12 जनवरी 1948 को सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाया कि वो अपना फैसला वापस ले ले। आखिरकार 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से 17 जनवरी 1948 को सरकार ने गांधी जी की सारी बातें मान ली और वो पाकिस्तान को 550 करोड़ रुपया देने के लिए राजी हो गए। गोडसे और नारायण दत्ता ने उस हिंदू राष्ट्र नामक एक डायरी लिखी थी। इस समय गोडसे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और इसके लिए नाथूराम गोडसे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अनुसार भारत के लिए जीने और मरने का प्रश्न हो गया था। आखिरकार 30 जनवरी 1948 ठीक 5 बजे जब गांधी जी अपने प्रार्थना के ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने लगातार 3 गोलियां चलाते हुए गांधी जी के सीने को छलनी कर दिया। गोडसे ने खुद पुलिस को इनकार किया और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से शुरू हुई पॉलिटिक्स। आज भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है। हमारे इस आज भी पवित्र कुछ देश का लोग गोडसे बंटवारा को तुमने सपोर्ट कर करा रहे है। हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ा झूठ है।